तो अब हम आज की क्लास के अंदर जो है एरर टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे। तो आज अपन एरर पढ़ रहे हैं। आपको एरर को ध्यान से समझना है। अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो कंपटीशन होते हैं कंपटीशन में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको एरर टॉपिक जो है उसको शुरुआत से समझा रहा हूँ, इसको समझना ध्यान से। एरर जो होती है इसको हिंदी में हम त्रुटि भी कहते हैं, जो गलती हो जाती है। तो एरर का जो मतलब होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। कोई भी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसको मेजर करते समय हम जो ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू के बीच में कुछ गलती की वजह से डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस को ही हम एरर बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मास जो इसका एक्चुअल मास है, यानी इसकी मास की जो ट्रू वैल्यू है वो है 1 किलोग्राम। सपोज कीजिए इस ऑब्जेक्ट के मास की ट्रू वैल्यू जो है वो है 1 किलोग्राम। अब हम इसे दो मेजरिंग मशीन से इसको मेजर करते हैं। फर्स्ट मेजरमेंट करने पर एक मशीन ने इसका मास बताया 1.2 kg। सेकेंड मशीन से इसी ऑब्जेक्ट को एक दूसरी मशीन से मेजर किया, तो इसको सेकेंड मशीन से मेजर करने पे इसका मास जो आया वो आया 0.8 किलोग्राम। तो अब हमने ट्रू वैल्यू, इसकी एक्चुअल वैल्यू तो है वो है 1 किलोग्राम, लेकिन इसके मास की दो अलग अलग वैल्यू दो अलग अलग मशीन्स जो है वो मेजर कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट मशीन जो मास को मेजर कर रही है उसमें कितनी एरर है। तो एरर को हम लिखेंगे डेल्टा M1 से। डेल्टा का मतलब है M1 और M1 का जो मतलब है उसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट मास के अंदर कितनी एरर है वो है M1। तो डेल्टा M1 अगर हम निकालेंगे तो जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है 1.2 उसमें से हम -1 कर देंगे, तो हमारे डेल्टा M1 की जो आंसर आएगी वो आएगा 0.2 किलोग्राम। ये हमारी फर्स्ट मेजरमेंट की एरर आ गई। अब हम सेकंड मेजरमेंट की एरर निकालते हैं। तो सेकंड मेजरमेंट की एरर निकालने के लिए हम उसको लिखेंगे ट्वाइस डेल्टा M2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.8 -1। तो ये नंबर स्मॉल है तो आंसर माइनस में आएगा, तो -0.2 किलोग्राम। तो ये सेकंड वैल्यू की एरर आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमने दो मेजरमेंट किए, दो बार वैल्यू को मेजर किया और दो बार एरर को कैलकुलेट किया। एक बार जो एरर है वो प्लस की 0.2 है और दूसरी बार जो एरर है वो माइनस की 0.2 kg है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और एरर नेगेटिव भी होती है। और अगर सपोज कीजिए जो मशीन है वो एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करती है, 1 किलोग्राम को ही मेजर करती है, तो डेल्टा M3 जब हम निकालते तो हमारी वैल्यू आ जाती 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0 किलोग्राम। यानी अगर हम जो वैल्यू को मेजर कर रहे हैं वो वैल्यू और जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, तो हमारी जो एरर है उसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये तो हो गया एरर। एरर का मतलब हो गया है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको एरर कहते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया कि जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और थर्ड बात आपको समझाई कि अगर मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू सेम है तो जो हमारी एरर है उस एरर का आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये आपने बेसिक बातें समझ ली। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ एरर। इससे आपको समझना है एरर के कितने टाइप होते हैं, एरर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इससे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर। ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, सिंपल है, इस पे कभी कभार 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आ सकता है।
बाकी डेस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम देखते हैं एरर को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली होती है सिस्टमेटिक एरर, सेकंड होती है आपकी रैंडम एरर, और थर्ड जो होती है वो हमारी होती है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर। सिस्टमेटिक एरर को हिंदी में क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं, और अल्पतमांक के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है वो हम इसको हिंदी में भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और हम एक्सपेरिमेंट करने के ड्यूरेशन में कोई हमारे जो सिस्टम है वो मिस्टेक हो जाए, उसमें गलती कर दें, तो जो एरर आएगी उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। सबसे बड़ी बात, इसका कॉज हमें पता होगा और इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, इस एरर को हम हटा सकते हैं एक्सपेरिमेंट में से। तो आपको याद रखना है कि सिस्टमेटिक एरर जो होती है उसका एक डायरेक्शन फिक्स होता है, ये बात याद रखो। सिस्टमेटिक एरर जो होती है उसका कॉज फिक्स होता है, उसका डायरेक्शन फिक्स होता है, वो या तो प्लस में जाती है या माइनस में जाती है। और इस एरर को थोड़ी सी अगर केयरलेस को हटा दिया जाए, यानी केयरफुली एक्सपेरिमेंट को किया जाए, केयरलेसनेस को हटाते हुए केयरफुली अगर एक्सपेरिमेंट को किया जाए, अगर हमें पता हो, कॉज पता हो, तो हम इस एरर का रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर का कॉज पता होता है और हम इसे रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर वो एरर होती है जिसका कॉज हमें नहीं पता होता, इसका कोई कारण हमें नहीं पता होता है, इसलिए इसका 100% रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार अगर रिपीट किया जाए तो हम जो एरर है उसका मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। और थर्ड जो एरर है हमारी, वो थर्ड एरर है लीस्ट काउंट एरर। तो वो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका जितना लीस्ट काउंट होगा, यानी वो जितनी मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकेगा, उससे जो एरर आएगी वो लीस्ट काउंट एरर होगी। तो सबसे पहले जो सिस्टमेटिक एरर है उसके बारे में हम समझते हैं। तो मैंने आपको बताया सिस्टमेटिक एरर का कॉज हमें पता होता है, ये या तो एक ही डायरेक्शन में होती है, यानी या तो ये प्लस में जाती है या ये माइनस में जाती है। एरर प्लस का और माइनस का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। इसका कॉज हमें पता होता है, यानी इसको हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। अब सिस्टमेटिक एरर के खुद के कुछ पार्ट्स हैं जिन्हें आपको समझना है। सबसे पहला है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, हमारे एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन के अंदर, अगर मान लीजिए टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, एयर की, विंड की स्पीड है, ये एक्सटर्नल रीजंस हैं, ये अगर वेरी हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो जो एरर जनरेट होती है वो एरर हमारी एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स में आती है। अब इस एरर का रेक्टिफिकेशन बहुत इजी है कि अगर हम जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी वगैरह है, इनको हम कंट्रोल कर ले, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें, तो जो हमारी एक्सटर्नल फैक्टर एरर है वो मिनिमाइज हो जाएगी। सेकंड, इसका जो पार्ट है सिस्टमेटिक एरर का, जो सेकंड पार्ट है सिस्टमेटिक एरर का, उससे आपको ध्यान से समझना है। सेकंड पार्ट है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन एरर क्या होती है, इससे आप समझिए। देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो उसका एक सर्टेन प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वो एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। यानी हमें किस तरह से एपरेटस को यूज करना है, कैसे डिवाइस को कनेक्ट करना है, कैसे जो एलिमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करना है, उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है। लेकिन सपोज कीजिए जो एक्सपेरिमेंट करने वाला जो पर्सन है वो उस डिवाइस का यूज करना 100% परफेक्शन से नहीं जानता है, उसको कुछ न कुछ उसमें कंफ्यूजन है। तो जब ऐसा पर्सन जो परफेक्शन से एक्सपेरिमेंट करने का प्रोसीजर ही नहीं पता है जिसको, वो अगर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेगा तो उसमें जो एरर आएगी उस एरर को हम बोलेंगे एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस एरर का रेक्टिफिकेशन क्या है? इस एरर का रेक्टिफिकेशन ये है कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसके प्रोसीजर को हम 100% अगर ध्यान से समझ लें कि कैसे एक्सपेरिमेंट को हमें परफॉर्म करना है,
तो ही हमारी ये जो एरर है, ये एरर को हम रेक्टिफाई कर पाएंगे। अगर हमें एक्सपेरिमेंट करने की गाइडलाइन नहीं पता है, हमें पता ही नहीं है किस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमारे आंसर में हमेशा कोई न कोई एरर जरूर होगी। इसके बाद में हम सिस्टमेटिक एरर का थर्ड पार्ट देखते हैं, जो पार्ट सी है, वो है एरर ड्यू टू पर्सन। इसको हम पर्सनल एरर बोलते हैं। पर्सनल एरर का मतलब होता है कि इसमें पर्सन को सिस्टम को यूज करना आता है, सिस्टम को प्रॉपरली यूज करना आता है, उसके साथ साथ में एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, एनवायरनमेंट है, वो भी कंट्रोल्ड है। लेकिन जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो पर्सन केयरलेस है, यानी वो एक्सपेरिमेंट करते समय 100% अपना इनपुट नहीं दे रहा है। उसके एक्सपेरिमेंट करते वक्त कुछ न कुछ वो गलती कर रहा है। अगर एक्सपेरिमेंट करते वक्त वो केयरलेस होकर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेगा तो उसमें जो एरर क्रिएट होगी, उस एरर को हम कहेंगे एरर ड्यू टू पर्सनल एरर बोलेंगे उसको। जैसे वोल्टेज और करंट की दो रीडिंग है। अब वोल्टेज 2 वोल्ट है, लेकिन उसने करंट की रीडिंग के अंदर वोल्टेज की रीडिंग को फिल कर दिया और करंट की रीडिंग को वोल्टेज की रीडिंग में फिल कर दिया। तो सारी बातें सही थी, लेकिन जब हम रीडिंग फिल कर रहे थे या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, उस समय ही हम कुछ न कुछ गलती कर रहे हैं, तो हमारे फाइनल रिजल्ट में जो है एरर आएगी। तो इस एरर को हम पर्सनल एरर कहते हैं। और एक जनरल बात है कि इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें सिंपल सी बात है कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में अपना 100% एफर्ट डालें। हम बिल्कुल भी केयरलेसनेस जो है उसको नहीं, एक्सपेरिमेंट करते समय केयरलेसनेस नहीं करें। केयरफुली अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो हमारी जो एरर है, ये पर्सनल एरर है, वो रेक्टिफाई हो जाएगी। उसके बाद में एक नाम और याद कर लीजिए आप, वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है वो क्या होती है, इससे आपको समझना है। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है वो ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होती है। यानी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा वो फॉल्टी है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। उसकी या तो मीटर स्केल के अंदर या जो उसकी जो रीडिंग करने वाले पॉइंटर वगैरह के अंदर कुछ न कुछ कमी है, खामी है। तो उससे जो हमें एरर क्रिएट होगी, उस एरर को हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसको कैसे हटाया जा सकता है? या तो हम कोई नया न्यू जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेके आए और उसके अंदर एरर को रेक्टिफाई करें, या फिर इसका दूसरा तरीका ये है इंस्ट्रूमेंटल एरर को हटाने का कि जो भी जीरो एरर आ रही है, मान लो हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले ही रीडिंग चेक कर लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा रीडिंग आ रही है वो जीरो एरर को हम सबट्रैक्ट कर दें। जीरो एरर क्या होती है? जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हम वेइंग मशीन पे जाते हैं, तो वेइंग मशीन कुछ भी नहीं रखा हुआ होता है तो अभी +1 दे रही होती है। इसका मतलब जीरो आना चाहिए उसकी रीडिंग पर आ रहा कितना है? +1। तो जो भी आंसर होगा उसमें 1 को माइनस करेंगे। तो ये जीरो एरर होती है, कोई खास बात नहीं है, सब बच्चों को पता ही है। तो ये हमारी जो है सिस्टमेटिक एरर हो गई। सिस्टमेटिक एरर में एक्सटर्नल फैक्टर एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, पर्सनल एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर मैंने आपको बता दिए। अब आती है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है, इसको समझ लीजिए। रैंडम एरर इज दैट टाइप ऑफ एरर हुज कॉज इज नॉट नोन टू अस। ये वो एरर है जिसका कारण हमें नहीं पता होता है, कॉज हमें नहीं पता होता है। ऐसा क्या हो सकता है जिसका कॉज नहीं पता हो? तो सपोज कीजिए जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कई ऐसे इनविजिबल फैक्टर होते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एक इनविजिबल फैक्टर है। अगर मान लीजिए एक्सपेरिमेंट हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का या मैग्नेटिज्म का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस समय सडनली कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ में वेरिएशन आ गया, या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विंड या सोलर फ्लेयर आ गया, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी लेबोरेटरी में एंटर कर गई, मान लीजिए पास में ट्रांसफार्मर है और उस ट्रांसफार्मर में कोई सडन चेंजेस हुआ तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हुई, तो वो जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा उस इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग के ऊपर अफेक्ट करेगा और एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो रॉन्ग रीडिंग देगा। तो इसका हमें रीजन नहीं पता है, इसलिए हम इसको रैंडम एरर बोलते हैं। इसका कोई रीजन हमें नहीं पता है। अब बात आई कि इस एरर को हम कैसे जो है वो रेक्टिफाई करें। तो देखिए इस एरर का जो रेक्टिफिकेशन है वो तो पॉसिबल है ही नहीं, इस एरर को कोई रेक्टिफाई कर ही नहीं सकता है, लेकिन इसको मिनिमाइज किया जा सकता है।
इसको मिनिमाइज कैसे करें, इसको मिनिमाइज करने का क्या तरीका है? तो तरीका ये होता है कि जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको बार बार रिपीट करें। सपोज करो मैं एक रीडिंग को 1, 2 और 3 बार रिपीट करता हूँ। सेम रीडिंग को अगर मैं 3 टाइम रिपीट करूंगा तो जब मैं उसका एवरेज निकालूंगा तो मुझे यहाँ पे नीचे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरी जो एरर है वो 1/3 हो गई। पहले में कुछ एरर थी, सेकंड में कुछ एरर थी, थर्ड में कुछ एरर थी, तो एरर जो है, रैंडम एरर जो है वो 1/3 हो गई। अगर सपोज कीजिए मैं एक एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट करता हूँ तो जो मेरी एरर होगी वो एरर 1/n टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रैंडम एरर जो है वो कैसे मिनिमाइज होती है। 100% इसको रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको n टाइम रिपीट करते हैं, उसको n टाइम रिपीट करते हैं। जब हम उसको बार बार रिपीट करते हैं तो n टाइम रिपीट करने पे जो रैंडम एरर है वो 1/n टाइम कम हो जाती है। अब ये रैंडम एरर के बारे में आप बात याद रख लेना। इसके बाद में जो हमारी अगली एरर है वो एरर है लीस्ट काउंट एरर। तो देखिए हम लीस्ट काउंट एरर को समझते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है पहले ये समझो। आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल देखी होगी। ये स्केल 0, 1 और यहाँ पे लास्ट 15 सेंटीमीटर तक लिखी हुई होती है। 0 और 1 के बीच में आपने लाइंस देखी होगी 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4। फिफ्थ लाइन बड़ी होगी 6, 7, 8, 9 और 10th लाइन पे 1 आएगा। ये एक लाइन जो है ये 1 mm की लाइन है। यानी हम ये जो स्केल है इससे मिनिमम 1 mm तक की रीडिंग को लिख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट है उसकी रीडिंग हम इससे स्केल से लेते हैं तो उसकी रीडिंग आई मान लीजिए 2.6 सेंटीमीटर। यानी इसमें ये जो पॉइंट के बाद में एक नंबर है ये इसका लीस्ट काउंट है। यानी हम इसको कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है या 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है, क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर सेम होता है। ठीक है, तो इस स्केल का लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है। यानी इसमें कम से कम 0.1 की एरर तो होगी, पक्की बात है। ठीक है, अब मान लीजिए उसी ऑब्जेक्ट को हम एक लेबोरेटरी में एपरेटस यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर, उससे इसका मेजरमेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 2.62 सेंटीमीटर। तो देखिए ये रीडिंग से ये वाली जो रीडिंग है इट इज मोर एक्यूरेट, इसके अंदर रिजोल्यूशन ज्यादा है तो ये ज्यादा सही हमें दिखाई दे रही है। ये ज्यादा अच्छी रीडिंग है क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद में 2 नंबर तय है। तो इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हो गया 0.00001, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 नंबर है तो सॉरी 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर इसका जो है लीस्ट काउंट है। तो इसकी जो एरर है वो 0.01 सेंटीमीटर हो गई। और अगर मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है, इसको हम स्क्रू गेज से मेजर करते हैं इसकी रीडिंग, तो स्क्रू गेज से मेजर करने पे हमारी जो रीडिंग आई 2.621 इसकी रीडिंग आ गई। तो इसका मतलब इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001 सेंटीमीटर। यानी ये और ज्यादा बेटर एपरेटस है, यानी ये और ज्यादा पॉइंट में रिजोल्यूशन दे रहा है। इसका लीस्ट काउंट जो है वो जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट देने के चांस उसके बढ़ेंगे। तो जितना लीस्ट काउंट होता है वही हमारी एरर के इक्विवेलेंट होता है। तो आप पहले तो ये पॉइंट भी याद रख लेना कि एक नॉर्मल स्केल जो होती है जिसको हम मीटर स्केल बोलते हैं उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का इसको लिख लेना आप अपनी कॉपी में। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। और जो हमारी स्केल के से ज्यादा है वर्नियर कैलिपर अच्छा है। वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा जो एक्यूरेट है वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हमारी जो लीस्ट काउंट एरर है इससे आपको इतना समझना है। आई होप आपको जो ये टाइप ऑफ एरर वाला जो पोर्शन है ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें हमने टाइप ऑफ एरर में डिफरेंट टाइप ऑफ एरर जो है आज डिस्कस की। लीस्ट काउंट एरर को भी हम कभी भी 100% रिमूव नहीं कर सकते हैं। जितना हमारा लीस्ट काउंट होगा कम होगा, लीस्ट काउंट एरर भी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है,
तो आज की क्लास इतनी रखते हैं हम।